हेलो फ्रेंड, आप सभी को इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान का जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है और ये आपका प्रैक्टिस सेट 1 है। आप बोल सकते हैं अभ्यास सेट 1 है। फ्रेंड, इस जो सेट है प्रैक्टिस सेट आपका 1, इसमें आपका इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया है। ओके फ्रेंड, और फ्रेंड जिसमें आपके जो क्वेश्चन जो दिए रहेंगे, इसके 4 ऑप्शन है, उसके साथ इसमें आपको डिटेल से जितने सारे ऑप्शन है इसको डिटेल से देखेंगे, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी जो ऑप्शन दिया उससे भी रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसको डिटेल में हम लोग देखेंगे। ओके फ्रेंड, तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बगल बेल आइकन बटन है उसे प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगा जैसे हम कोई नई वीडियो के चैनल पे अपलोड करेंगे। फ्रेंड, इस चैनल पे जितने सारे आपका 1 डे का एग्जाम होगा, अगर मेरे चैनल के साथ बने रहेंगे तो आपका टोटली कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इस चैनल पे जितने सारे आपके जो बुक हैं, जैसे लूसेंट हो गया, फिर आपका रिमाइंडर हो गया, एसपीडी हो गया, और कोई भी आपका लेटेस्ट बुक आएगा उसको पीडीएफ को प्रोवाइड करेंगे और जितने सारे मतलब जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से टोटल आपका जो बुक में आपका रिमाइंडर का 49 जो सेट दिया हुआ इसको हम कंप्लीट कराएंगे और ये आपका प्रैक्टिस सेट 1 है। ओके फ्रेंड, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। ओके, तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि विगत प्रतियोगिता परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं और आपका प्रश्न का टोटल आपका 49, इसमें आपका प्रैक्टिस सेट है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप 49 को भी लगा लेते हैं तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो कोई भी आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा 1 डे का, उसमें से क्वेश्चन इससे मैच करेगा ही। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस जो आपका 49 मतलब इसका पार्ट 1 है, मतलब प्रैक्टिस 1 है फ्रेंड, इसी तरह इसके जो जितने आपके 49 दिए हुए हैं हम सभी को लगाए और श्योर हो जाए कि आपके इसमें मतलब 10% क्वेश्चन आपको आ ही जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। ओके फ्रेंड, और इसमें जो 49 क्वेश्चन है इसमें आपका ए मतलब सामान्य ज्ञान बोल सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आपका जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इतने सारे हैं जो सब्जेक्ट आपका मतलब जो आपके जनरल स्टडीज से पूछे जाते हैं उसमें से क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया। ओके, तो चलिए फ्रेंड इसको स्टार्ट करते हैं और आपका देखते हैं 1। आप इस प्रैक्टिस सेट को ऑनेस्टली लगाएं और देखें कि आप 50 में से कितना सही कर पा रहे हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितना भी कर पा रहे हैं ऑनेस्टली इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर डालें, जिससे आपको मोटिवेट होगा और आपको और पता चलेगा कि और मुझे कितना हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपका एक प्रैक्टिस सेट है और इसी से आपके प्रिपरेशन का लेवल पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फ्रेंड आपका फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड है, इसमें आपका देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं यहाँ पे, तो अगर आपका सही होगा, इससे पता होगा, तो आपका 1 क्वेश्चन जो सही हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको बताना चाहूंगा कि देखिए इसमें बहुत सारे जो प्रकाश की चाल से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसमें क्वेश्चन ने पूछा है प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था। तो फ्रेंड मैं बताना चाहूंगा आपका रोमर साहब ने प्रकाश की जो चाल होती है फ्रेंड उसको उसका मापन किया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, इससे जो आपके क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे यहाँ पे, तो देखिए इसमें बोला कि प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले आपके रोमर साहब ने किए थे। ठीक है, उसके बाद जो श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। ठीक है, और इसकी पहचान सर्वप्रथम याद रखना किसने किए थे, न्यूटन साहब ने किए थे। आपकी जो 7 रंगों से मिलकर जो प्रकाश बना है उसकी पहचान सर्वप्रथम आपके न्यूटन साहब ने किए थे। ओके, उसके बाद आपका एक और क्वेश्चन पूछता है कि आइंस्टीन ने सापेक्षिक सिद्धांत का जो आइंस्टीन ने सापेक्षिक का आपका जिसे बोलते हैं कि सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था। ठीक है, और इसीलिए उनको क्या मिला था, आपके मतलब नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, उसके बाद आपका भारत का आइंस्टीन किसे बोलते हैं हम लोग, तो भारत का आइंस्टीन बोलते हैं हम नागार्जुन को। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका पूछना है कि जो स्पीड मतलब प्रकाश जो स्पीड होती है उसकी कितनी होती है। ठीक है, तो फ्रेंड याद रखना इसमें आपका जो प्रकाश की चाल होती है यहाँ पे किसमें आपका तो वैक्यूम होती है आपका कितना, तो 3 × 10⁻⁴ कितना आपका 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, याद रखना मीटर पर सेकंड यहाँ पे। उसके बाद अगर यहीं पे किलोमीटर में दिया रहेगा तो क्या करेंगे यहाँ पे 10⁻⁴ आपकी 5 हो जाएंगी, मतलब 3 × 10⁻⁴ आपकी 5 हो जाएगी किलोमीटर पर सेकंड में। ओके, उसके बाद फ्रेंड और इससे क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे कि कभी कि जल में प्रकाश का वेग कितना होता है। ठीक है, तो याद रखना जो जल होता है वाटर में प्रकाश की वेग आपका कितना हो जाएगा, तो 2.25 इंटू आपका 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जल में क्या होता है फ्रेंड आपका जो प्रकाश की चाल कम होती है, और आपका अगर वैक्यूम में पूछेगा निर्वात में प्रकाश की चाल कितना हो जाएगा, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, और इसी में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद पूछता है कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है यहाँ पे, तो प्रकाश को सूर्य पर मतलब प्रकाश के सूर्य सॉरी यहाँ पे
प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में आपके 8 मिनट लगते हैं, ठीक है। कितने? 8 मिनट, और आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 19 सेकंड, यहाँ पे कहीं कहीं लिखा था आपका 500 सेकंड लिखा रहता है, ठीक है। तो जो भी आएगा आप इसको क्या कर सकते हैं, इसे बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका और पूछता है यहाँ पे कि हाइजेन ने प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? याद रखना है, जो हाइजेन ने प्रकाश के तरंग का सिद्धांत दिया था, ओके। उसके बाद और यहाँ पूछता है कि थॉमस यंग ने प्रकाश के जो आपका डिफ्रैक्शन या इसको व्यक्तिकरण का सिद्धांत दिया था, ओके। तो इतने सारे यहाँ से क्वेश्चन आपके प्रकाश की चाल से बन रहे थे, तो इन सभी को इसमें डिटेल में डिस्कस कर दिया, ओके फ्रेंड। यहाँ पे तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सी विल बी द राइट आंसर, रोमर हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका कि आपका क्रोनियोग्राफ, ठीक है, क्रोनियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। तो जो आपका क्रोनियोग्राफ होता है इसका प्रयोग किसमें किया जाता है यहाँ पे? तो देखिए इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसका ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए में दिया हुआ कि धमनियों के अध्ययन में, ऑप्शन बी बोल रहा है कि छाती की बीमारियों के निदान में, उसके बाद ऑप्शन सी बोल रहा है इसमें आपका क्या कि मानव शरीर में रक्त का अध्ययन करने में, और ऑप्शन डी बोल रहा है कि सूर्य के कोरोना को देखने तथा इसका फोटोग्राफ लेने में, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इसमें आपका आपका कोरिनोग्राफ किसका का प्रयोग क्या किया जाता है इसका? तो ये होता है आपका सूर्य के कोरोना को देखने तथा उसका फोटोग्राफ लेने में किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ओके फ्रेंड। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे और बताना चाहूंगी इससे जो रिलेटेड आपका ऑप्शन दिया, धमनियों का अध्ययन दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद छाती की बीमारी का दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका एक पूछता है कि हेमेटोलॉजी में क्या होता है आपका? तो रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जो पूछता है कि आपका हेमेटोलॉजी क्या होता है, तो इसमें हम लोग जो रुधिर होता है या रुधिर रोगों का जो अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं हेमेटोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आपका एक और पूछता है इसमें आपका कि पोमोलॉजी में क्या होता है? तो पोमोलॉजी में आपका क्या करते हैं? तो फलों का अध्ययन करते हैं। आप इसी तरह का पूछता है कि आपका न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, ठीक है। न्यूमरोलॉजी में क्या होता है? तो इसमें आपका इसमें क्या करते हैं? तो अंकों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जितने सारे आपका जैसे एंटोमोलॉजी में पूछेगा तो एंटोमोलॉजी में क्या हो जाएगा आपका? कीटों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पूछ सकता है यहाँ पे। तो आपका कोरोनोग्राफ का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो सूर्य के कोरोना के देखने तथा उसका फोटोग्राफ लेने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सो आपका डील विद द राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 3 नंबर क्वेश्चन। तो बोल रहा है इसमें आपका कि राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग किसका प्रतीक होता है, ठीक है। जो आपके ध्वज होता है राष्ट्रीय ध्वज, उसमें 3 कलर होते हैं। तो जो सफेद रंग होता है उसका प्रतीक क्या, मतलब वो क्या प्रतीक आपका देता है, ठीक है। तो इसका प्रतीक देखिए ऑप्शन ए बोल रहा है क्या आपका? सत्य तथा पवित्रता का, ठीक है। उसके बाद आपका बोल रहा है शक्ति एवं आपका समृद्धि का, ऑप्शन सी प्रगति का, और ऑप्शन डी सामाजिक न्याय का, ठीक है। तो आप जानते हैं फ्रेंड इसमें आपका जो राष्ट्रीय ध्वज होता है जो उसमें सफेद रंग का जो होता है प्रतीक, वो क्या देता है आपका? तो सत्य तथा पवित्रता का प्रतीक है, ठीक है। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, सत्य तथा पवित्रता, ठीक है। उसके साथ फ्रेंड इससे जो राष्ट्रीय ध्वज से बहुत सारे क्वेश्चन इससे अरेंज होते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे आपका क्वेश्चन पूछता है कि ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, ठीक है। याद रखना इसमें आपका क्या हो जाएगा? लंबाई और चौड़ाई का, ठीक है। तो इसमें आपका होता है कितना? 3:2 होता है, ठीक है। पहले 3 रहेगा उसके बाद 2 रहेगा। याद रखना इसमें आपका कि लंबाई का लंबा मतलब ज्यादा होती है चौड़ाई से कंपेयर में, ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई का इसमें अनुपात होता है, ओके। उसके बाद आपका पूछता है कि राष्ट्रीय ध्वज का जो केसरिया रंग क्या देता है आपका? तो जागृति का मतलब प्रतीक है, ठीक है। शौर्य तथा त्याग का आपका प्रतीक है केसरिया, ठीक है। उसके बाद आप सफेद रंग इसमें देख ही ले, तो सफेद रंग किसका प्रतीक हो जाएगा? सत्य तथा पवित्रता का हो जाएगा, ओके। उसका जो हरा रंग होता है, ठीक है, जो नीचे होता है आपका 3 कलर, पहले क्या हो जाएगा आपका? पहले केसरिया कलर होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें केसरिया हो जाएगा, इसमें आपका बीच वाला में सफेद और नीचे वाला में सबसे हरा रहता है, ठीक है। तो हरा रंग किसका प्रतीक है? तो हरा रंग आपका जीवन समृद्धि का प्रतीक होता है, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड इसका राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। और इस और क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे कि जो राष्ट्रीय ध्वज होता है, ठीक है, जो राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र होता है इसमें जो तिलियां होती है, इसमें नंबर ऑफ तिली कितनी होती है यहाँ पे, ठीक है। तो राष्ट्रीय ध्वज में चक्र में आपके टोटल याद रखें इसमें 24 मतलब 24 तिलियां होती है, ठीक है। उसके बाद आपको बोला कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो शक संवत जो आपका क्या है? शक संवत पर आधारित है, तो इसको कब अपनाया गया, ठीक है। जो आपका जो कैलेंडर कौन सा आपका यहाँ पे जो शक संवत यहाँ पे है, तो इसको आपको आपका अपनाया गया, तो याद रखना इसमें आपका पूछेगा तो 22 मार्च हो जाएगा यहाँ पे। 22 मार्च को आपका कितना? तो 1957 में, ठीक है, 1957 में
22 मार्च को 1957 में इसको क्या हुआ आपका अपनाया गया था शक संवत, ठीक है। जो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है, जो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, ठीक है। उसके बाद इससे जो और क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे मतलब कैलेंडर से कि इसका पहला महीना कौन सा होता है जो शक संवत का, तो याद रखेंगे चैत होता है, ठीक है। जो सामान्य जो वर्ष में कौन सा हो जाएगा आपका 21 मार्च, एम्बली वर्ष में आपका 22 मार्च होता है, ओके। तो इतने सारे क्वेश्चन बन रहे थे फ्रेंड यहाँ पे, तो राइट आंसर आपका राइट आंसर, ओके। आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है, उसको आप नोट करें यहाँ पे, और इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स में है, ठीक है, अपना सेक्शन में अपना मतलब कमेंट करें, जिससे हमको पता चलेगा, ठीक है। मैं भी खुद देखूंगा और बहुत सारे जो वीडियो देखने वाले हैं भी, और उनको भी पता चलेगा, ठीक है, कि जो स्टूडेंट है इतना अच्छा कर रहा है इनका प्रिपरेशन, और अपने आप से खुद जज कर सकते हैं कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल तक हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर बोल रहा है इसमें आपका कि कंप्यूटर में प्रयोग हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन है, ठीक है। जो कंप्यूटर है फ्रेंड, उसमें जो प्रोग्राम हेतु विकसित की गई भाषा सर्वप्रथम मतलब पहला भाषा कौन है, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन ए बोल रहा है आपका कौन सा, तो ऑप्शन ए बोल रहा है इसमें आपका कोबाल, ठीक है, कोबाल। उसके बाद बोल रहा है ऑप्शन बी बेसिक, ऑप्शन सी बोल रहा है कि पास्कल, और ऑप्शन डी बोल रहा है फोटान, ठीक है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका फोटान हो जाएगा। इस सर्वप्रथम जो मतलब जो आपका लैंग्वेज मतलब जो भाषा क्या हुआ था विकसित हुआ था, इसका नाम क्या था फोटान, ठीक है। सो आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन से मतलब आपके देखिएगा यहाँ से, तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे कंप्यूटर से पूछे जाते हैं यहाँ पे। तो पहला इसका राइट आंसर कंप्यूटर में प्रयोग हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन थी, आपका फोटान हो जाएगा। उसके बाद पूछता है कि जो इसमें देखिए इसमें कोबाल लिखा हुआ, ठीक है, कोबाल यहाँ पे लिखा है कोबाल। तो कोबाल क्या होता है, कोबाल एक आपका हाई लेवल लैंग्वेज, या इसको कोबाल उच्च स्तरीय अंग्रेजी भाषा का समान है, ठीक है। उसके बाद आपका इससे और पूछता है कि जो 5 प्राथमिक इकाइयों को मिलकर क्या होता है कंप्यूटर बनाया जाता है, ओके। उसके बाद इससे पूछता है कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं मेनली, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड यहाँ पे, ओके। और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाते हैं कि जो आपका जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, तो इसको 2 मई को मनाते हैं, ठीक है। तो याद रखना इसमें आपका 2 दिसंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, जो कंप्यूटर जो आपका मतलब जो क्या बोलते हैं कंप्यूटर साक्षरता दिवस, तो इसको 2 दिसंबर को मनाते हैं, ओके। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका, ये आपका हो जाएगा फुटान हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे। तो 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का, जिसे क्लॉट बोलते हैं, ब्लड क्लॉथिंग, नहीं जमता है, ठीक है। तो किसके उपस्थिति के कारण शरीर में क्या उपस्थित रहता है, जिसके कारण जो आपका शरीर के अंदर जो रक्त होता है, ठीक है, मतलब थक्का नहीं होता है, ठीक है, ब्लड क्लॉथिंग नहीं होता है, क्या रहता है उसका क्या नाम है। तो इसमें पूछा देखिए ऑप्शन ए बोल रहा है कि ऑप्शन ए फाइब्रिन के कारण, ऑप्शन बी हेपारिन के कारण, ऑप्शन सी प्लाज्मा के कारण, ऑप्शन डी आपका हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। तो इसे ही बहुत सारे क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। तो फिर बताना चाहूंगा यहाँ पे जो हेपारिन के कारण क्या होता है, हेपारिन के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ओके। उसके बाद फिर और पूछता है कि रक्त के थक्का बनाने के लिए अनिवार्य कौन सा होता है, तो कौन से प्रोटीन होती है यहाँ पे, तो ये आपका होती है फाइब्रिन, ठीक है। तो इसमें पूछे प्रोटीन के नाम पूछे तो याद रखना आप बताना आपको फाइब्रिन, ठीक है, कौन से प्रोटीन जिम्मेदार होती है थक्का बनने के लिए यहाँ पे, तो आपके फाइब्रिन हो जाएगी। रक्त के थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिन कौन से आपका मतलब फाइब्रिन या फाइब्रिनोजन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड इसे और क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे कि जो मनुष्य के रक्त में भिन्नता का कारण क्या होता है यहाँ पे, तो आरबीसी में पाई जाने वाली जो आपको ग्लाइकोप्रोटीन होती है, जिसे एंटीजन कहते हैं, इसी कारण क्या होती है जो ब्लड में भिन्नता का मतलब कि आपका रंग में भिन्नता नहीं, जिस किसी का कलर मतलब ब्लड का रेड हो जाएगा येलो, ऐसा नहीं, उसमें जो आपको मतलब बोलते नहीं कि आपका ए मतलब कौन सा ग्रुप है, ए आपका कौन सा ए हुआ कि बी हुआ, ठीक है, ए बी, ठीक है, ए बी हुआ, जो आपका मतलब 4 टाइप्स के ब्लड होते हैं वो होते हैं, ठीक है, बी होती है। तो इसमें जो आपके भिन्नता होती है यही बोलता है किसके कारण होती है, तो इसमें जो एंटीजन पाया जाता है उसी कारण क्या होती है जो कलर का मनुष्य के रक्त में भिन्नता का कारण होता है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हेपेरिन हो जाएगा यहाँ पे। और इससे पूछता है यहाँ पे कि स्तनधारियों में जो स्तनधारी होते हैं मेमल्स के लाल रक्त कण क्या होता है उभयत्वाल होते हैं और इसमें केंद्रक नहीं होता है, ठीक है। एक जो अपवाद क्या होता है ऊंट एवं लांबा को छोड़कर क्या होते हैं जितने सारे जो मेमल्स हो जाएंगे इसके जो आपके मतलब जो लाल रक्त कण क्या होता है उभयवा क्या होगा आपका उभयवातल होते हैं, ठीक है, उभयवातल होते हैं यहाँ पे, अब देखे होंगे मतलब इसके ब्लड का। उसके बाद क्या होता है इसमें केंद्रक नहीं होता है, ओके, लेकिन जो ऊंट होते हैं लंबा होता है इसमें होता है, इसको अपवाद है, ओके। उसके बाद बोलता है और यहाँ पे पूछता है जो मतलब आपका ब्लड से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे कि कौन से जो आपके ब्लड ग्रुप है जो क्या जिसको बोलते हैं हम लोग आपका यूनिवर्सल डाटा बोलते हैं, ठीक है।
तो जो आपका ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा, याद रखना ओ माइनस होता है, वो क्या होता है आपका यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है। वहीं पर आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन हो जाएगा, तो आपका ए बी हो जाएगा, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग सार्वभौम, आपको बोलते हैं कि आपको मतलब सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता, ठीक है, या यूनिवर्सल आपका एक्सेप्टर होता है। तो ये आपका ओ हो जाएगा और ए बी हो जाएगा, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड इससे जितने सारे क्वेश्चन बन रहे थे मैं बताऊं यहाँ पे। उसके दौर पूछते हैं आपकी लाल रक्त कोशिकाओं एवं श्वेत रक्त कोशिकाओं के बीच अनुपात कितने होते हैं, ठीक है। जो आपका एक व्हाइट ब्लड सेल होता है, ठीक है, और एक आपका रेड ब्लड सेल होता है। तो इसके जो आपका WC बोलते हैं जिसे, ठीक है, WBC और एक होता है जो आपका RBC। तो इनमें जो आपका रेशियो होता है, कितना का रेशियो होता है इसमें, तो याद रखना इसमें आपका जो व्हाइट ब्लड सेल होता है, सॉरी यहाँ पे मतलब जो व्हाइट ब्लड सेल और आपका रेड ब्लड सेल, तो इसमें जो आपका WBC आपका 1 होगा और आपका जो RBC होगा आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 600 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रेशियो पूछे यहाँ पे WBC और RBC का, तो कितना हो जाएगा आपका 1:2 आपका 600 हो जाएगा, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट पूछे कि RBC बाई आपका WBC का कितना हो जाएगा 600 आपका H2 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपका RBC का जो क्या होता है इसमें ज्यादा होता है एज कम्पेयर WBC, ओके। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका बी विल बी द राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे प्रत्येक जो ऑप्शन दिया हुआ और इससे जो एक्स्ट्रा फैक्ट बन रहे थे उसको मतलब डिटेल यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, ओके। तो आप पेशेंस के साथ देखिए और अपना इसको ऑनेस्टली आप लगाए, ओके। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे। तो 6 नंबर क्या बोल रहा है कि आपका चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन सा था, ठीक है। तो फ्रेंड अगर इस वीडियो को आप देख लेंगे यहाँ पे 50 दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको आई होप डेट यहाँ पे टोटल मतलब 200 प्लस इसमें से क्वेश्चन जितने सारे इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाएंगे, ठीक है। अगर 50 क्वेश्चन देख लेंगे आप, जिससे मैं डिटेल करा, एक क्वेश्चन का ऑप्शन 4-4 5-5 क्वेश्चन इससे आधारित है, ठीक है। तो आपके मतलब 200 से ज्यादा क्वेश्चन आपके मतलब बन जाएंगे, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि आपका चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन सा था, ठीक है। जो चंद्रमा पर पहुंचा था सर्वप्रथम अपना मनुष्य मतलब यान, उसमें मनुष्य था, ठीक है। तो उस यान का क्या नाम था पूछ रहा है यहाँ पे। तो देखिए इसका जो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन ए बोल रहा है इसमें अपोलो दिया हुआ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी लूना, ऑप्शन सी में आपका अपोलो 2 और आपका ऑप्शन डी में जोंड 5। तो चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान आपका क्या कौन था, तो आपका अपोलो 2 था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 6 का कौन सा हो जाएगा फ्रेंड आपका यहाँ पे सी विल बी द राइट आंसर। तो इससे आपके कौन सा क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनते हैं, यहाँ पूछता है कि आपका मतलब पहले तो पूछेगा यहाँ पे कि प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन सा था आपका। तो इसमें पूछता है कि आपका प्रथम मानव रहित, ठीक है। तो ये आपका याद रखना आपका लूना 16 था, ठीक है। उसके दौरे यहाँ पे मतलब इसे क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान आपका ल्यूनिक 2 था, ओके। और ये अपोलो 2 योजना के अंतर्गत छोड़ा गया था, जो आपका कौन सा था आपका ल्यूनिक, ठीक है। ल्यूनिक आपका मतलब जो आपका ल्यूनिक 2, ओके। उसके बाद पूछता है भारत का प्रथम संचार उपग्रह केंद्र महाराष्ट्र के अरवी में स्थापित किया गया, ठीक है। अरवी में आपके स्थापित किया गया, ओके। उसके यहाँ से और क्वेश्चन यहाँ पे चंद्रमा से रिलेटेड कौन से बन सकता है कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे जो आपके गए थे यहाँ पे। तो याद रखना रूस का जो आपका यूरी गागरिन थे, ठीक है। और महिला यांत्रिक पूछेगा तो कौन था आपका, तो आपका टेलीस्कोप मतलब आपका, तो फ्रेंड कौन थी आपकी जो मतलब जो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला पूछे तो आपकी कौन थी। तो याद रखना इसका नाम फ्रेंड, तो आपका मतलब अटपटांग है यहाँ पे मतलब ब्लेटिना त्रेस्कुआ, ठीक है। ये भी आपके रूस की थी, ओके। तो इस तरह से इतना यहाँ से क्वेश्चन बन रहे, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे 6 मतलब सी हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका कि अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का अस्थायी केंद्र स्थित है, ठीक है। तो जो आपका अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का अस्थायी केंद्र स्थित है आपका। तो देखिए ऑप्शन ए बोल रहा है इसमें आपका ए मेरी बियर्ड लैंड में, ठीक है। ऑप्शन बी बोल रहा है इसमें आपका क्वीन मेरी लैंड में, ऑप्शन सी बोर्ड आपका कोर्ट्स लैंड में, और आपका डी बोर्ड है कि एंटेरावी लैंड में, ठीक है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। जो आपका अर्टिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का स्थायी केंद्र स्थित है, तो आपका हो जाएगा क्वीन मेरी लैंड में, ठीक है। तो आपका बी विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। इससे जो आपका एक्स्ट्रा जो मतलब जो क्वेश्चन कौन से बनेंगे यहाँ पे, तो भारत का प्रथम आपका अंटार्कटिका अभियान दल किसके नेतृत्व में, तो आपका डॉक्टर SJD कासिम के नेतृत्व में 6 दिसंबर 1981 को आपका मामगिया जिसे गोवा बंदरगाह से क्या हुआ आपका नारो हवाई जहाज पोलर सक्रित से रवाना हुआ था, ठीक है। उसके बाद पूछता है आपकी जो आपका दक्षिणी गंगोत्री और मैत्री भारत का आपका अंटार्कटिका
में स्थित आपका आपका जो अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। तो पूछेगा आपका कि अंटार्कटिका में जो आपका अनुसंधान केंद्र स्थित है उसका क्या नाम है। तो याद रखना आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, जो आपका हो जाएगा कौन सा, तो आपका दक्षिण गंगोत्री, ठीक है, आपका दक्षिण गंगोत्री। और एक आपका हो जाएगा कौन सा यहाँ पे, तो मैत्री हो जाएगा, ठीक है, मैत्री। ये दो ठो आपके हैं यहाँ पे, ये आपके कहाँ पे स्थित है, तो जो आपका अंटार्कटिका में स्थित अनुसंधान केंद्र। ओके, तो इतने से क्वेश्चन बन रहे, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आपका कौन सा, क्वीन मेरी लैंड हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8 नंबर आपका बोला कि निकट दृष्टि दोष में दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो आपका जो निकट दृष्टि दोष होता है और एक आपका होता है दूर दृष्टि दोष। तो इसमें पूछा है कि जो आपका निकट दृष्टि दोष हो जाएगा तो उसमें आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनता है, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए इसमें आपका कि जो इसका नाम है निकट दृष्टि दोष, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष मीन्स क्या हो जाएगा, निकट मीन्स इसके जो दूर की वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगी लेकिन नजदीक की वस्तु दिखाई देगी, इसका नाम है लेकिन काम अपोजिट है। ओके, निकट दृष्टि दोष मीन्स इसका निकट का सही दिखाई देगा लेकिन दूर दृष्टि सही दिखाई नहीं देगा, मतलब दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा। तो इसका रीजन क्या होता है, तो इमेज कहाँ बनेगी कि दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी, तो रेटिना के आगे ही बन जाएगी, जिसके कारण क्या होता है कि जो दूर की वस्तु को आपको दिखाई नहीं देगी। तो इसका राइट आंसर 8 का कौन सा हो जाएगा आपका, बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो बनेंगे फ्रेंड आपका कौन सा, तो मतलब एक तो पहले आपका इसका इलाज जो निकट दृष्टि दोष होता है कौन से लेंस को यूज करते हैं, तो इसमें याद रखना इसमें अवतल लेंस का यूज करते हैं इसको, जो इसको दूर करने के लिए, ठीक है। इसके जस्ट आपका एक दीर्घ दृष्टि दोष हो जाएगा, तो उसके कारण क्या हो जाएगा इसमें आपका जब आपका दीर्घ दृष्टि दोष हो जाएगा तो इसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो रेटिना के पीछे बनेगा, किस केस में, तो आपका दीर्घ दृष्टि दोष में। और दीर्घ दृष्टि दोष में हो जाने से क्या होता है आपका, तो नजदीक की जो वस्तु होती है आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगी लेकिन दूर की वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई देगी। दीर्घ दृष्टि दोष को मतलब उसको दूर करने के लिए कौन से लेंस को यूज करते हैं, तो उसमें हम लोग उत्तल लेंस को यूज करते हैं, ठीक है। और इससे बने मतलब दूसरा और क्या होता है कि जो वृद्धावस्था में आँख की जो समंजन क्षमता घट जाने के कारण क्या होता है आपका, तो इसके कारण आपका जरा दृष्टि दोष होती है, ठीक है। कौन सा आपका जो आपका जरा दृष्टि दोष होती है, ये आपका क्या होता है कि वृद्धावस्था में आँख की समंजन क्षमता घट जाने के कारण आपका जरा दृष्टि दोष होती है, इससे क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे। उसके बाद आपका पूछता है कि जो सिलेरी मांसपेशियां होती हैं कि सिकुड़ने के कारण क्या होता है आपका अबिंदुकता दृष्टि दोष होता है, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों क्वेश्चन जो आपका जरा दृष्टि दोष और आपका अबिंदुकता, ठीक है। तो इसमें किसके कारण होता है, तो जरा दृष्टि दोष आपको याद हो जाएगा यहाँ पे कि जो जरा दृष्टि दोष होती है वृद्धावस्था में होती है, आके आपका समंजन क्षमता घट जाने के कारण होता है, ठीक है। और जो आपका जरा दृष्टि दोष होती है इसको कैसे हम लोग मतलब क्या करेंगे यहाँ पे दूर करेंगे, तो इसमें हम लोग बायोफोकल लेंस के चश्मे को याद करें, मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे जो आपके जरा दृष्टि दोष होती है, ठीक है, जरा दृष्टि आपके दृष्टि दोष होती है, तो इसमें जो हम लोग यूज करेंगे आपका कौन सा, तो बायोफोकल, याद रखना इसमें जो बायोफोकल लेंस होती है, ठीक है, इसको हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे बायोफोकल लेंस को, तो ये आपका जरा दृष्टि दोष इससे दूर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो एक और पूछता है यहाँ पे निकट दृष्टि दोष चार्ट होते हैं, एक निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, एक जरा दृष्टि दोष, एक होता है आपका अबिंदुकता। तो अबिंदुकता में क्या होता है, तो आपका अबिंदुकता में जो सिलेरी मांसपेशिया के सिकुड़ने का आपका अबिंदुकता आ जाती है, ठीक है। तो अबिंदुकता को इसको कैसे मतलब दूर करेंगे, तो इसमें याद रखना इसमें आपका जो अबिंदुकता होती है इसमें आपका गोल मतलब गोलीय, ठीक है, आपका गोलीय बेलनाकार लेंस लगाकर इसको क्या करेंगे हम लोग, इसकी जो मतलब ये जो आपकी दृष्टि इसको दूर करेंगे, मतलब ये आपके जो दोष है इसको दूर करेंगे। अबिंदुकता में क्या करेंगे, तो गोलीय आपका बेलनाकार, ठीक है, गोलीय आपका बेलनाकार लेंस को यूज करेंगे। तो याद रखना ये आपका जरा दृष्टि दोष में यूज करेंगे कौन सा हम लोग, तो बायफोकल लेंस के चश्मे को यूज करेंगे। और आपका जो आपका अबिंदुकता होगी इसमें हम लोग आपका कौन सा, तो इस केस में हम लोग गोलीय जो बेलनाकार जो लेंस होती है इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो इतने सारे से क्वेश्चन बन रहे थे। और पूछता है यहाँ पे कि फ्रेंड इसमें और इसमें इतने सारे से क्वेश्चन बन रहे थे, ठीक है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा आपका, बिल द राइट आंसर। ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चन 9 देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड इसमें आपका कि किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, तो किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होगा आपका, तो निर्वात में, हवा में, जल में और आपका हाइड्रोजन बोल रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड इसमें आपका जो निर्वात जो किसी वस्तु का भार सबसे अधिक कहाँ होता है आपका निर्वात में होगा, ठीक है। सो आपका 9 का ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे। निर्वात में प्रकाश की चाल तो बता दिया यहाँ पे। और यहाँ पे फ्रेंड चलिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन आप वीडियो देखिएगा तो 2-3 घंटा हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका ए विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच लगभग डैश का कोण बनता है, ठीक है। तो याद रखना भौगोलिक अक्ष और आपका चुंबकीय अक्ष के बीच जो आपका मतलब जो आपका एंगल बनेगा कितना डिग्री का बनेगा, इसमें आपका
तो फ्रेंड ए आपका हो जाएगा कौन सा, तो आपका हो जाएगा 18 डिग्री का, ठीक है। सो आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे पूछना है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री से झुकी रहती है, तो आपको याद रखना 23.5 डिग्री, ठीक है, पे झुकी हुई है। इसका अक्ष क्या होता है, इसकी कक्षा में सापेक्ष, और इसके अक्ष इसकी कक्षा मतलब जो इसके मतलब कक्षा के सापेक्ष पूछे तो आपका याद रखना आपके कितना हो जाएगा 66.5 डिग्री, ठीक है। और ऐसे पूछेगा आपका अक्षय झुका, इसमें आपका कितना हो जाएगा 23 डिग्री, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना है, इसमें क्या पूछ रहा है इसमें आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड आपका 18 डिग्री हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है, ठीक है। तो किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है इसमें आपका, तो फ्रेंड जो आपका देखिए ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी आपका गोदावरी, और ऑप्शन डी आपका महानदी। तो जो आपका गोदावरी बेसिन होती है, जो आपके क्या होती है यहाँ पे गोदावरी नदी की बेसिन क्या होती है सबसे बड़ी होती है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना भारत का सबसे बड़ा जो कॉरिडोर कौन सा है आपका, तो रामेश्वर मंदिर है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर आपका कैलाश केलोर मंदिर हो जाएगा। तो इससे सारे इतने क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका कि आपका जो द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो जो द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है आपका, तो ऑप्शन ए बोला आपका क्या कांचीपुरम का कैलाश मंदिर, ऑप्शन सी बोला आपका कि यहाँ पे आपका होयसलेश्वर का मंदिर, ऑप्शन सी आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर, और ऑप्शन डी तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है। तो फिर इसमें कौन सा हो जाएगा, जो आपका तंजावुर का जो बृहदेश्वर मंदिर क्या होता है, ये द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है। सो आपका यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ए डी विल बी द राइट आंसर। द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण इसमें जो दिया हुआ है तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर हो जाएगा, ठीक है। सो आपका 12 का डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। और इससे क्वेश्चन दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की शैली कौन सी है, तो याद रखना है आपका द्रविड़ शैली है, ठीक है। जो द्रविड़ शैली जो दक्षिण भारत के जितने सारे मतलब मंदिर है वहाँ उसका निर्माण शैली कौन सी है, तो इसमें जो आपके द्रविड़ शैली है, ठीक है। और उत्तर भारत में जो मंदिर का निर्माण की शैली कौन सी, तो नागर शैली है, ठीक है। और एक होता है आपका गंधार शैली, मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासन में हुआ था, ठीक है। तो याद रखना इसमें आपका एक होता है द्रविड़ शैली, एक होता है आपका मतलब नागर शैली, ओके। तो फ्रेंड यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी विल बी द राइट आंसर। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 13 नंबर। तो बोला गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत बार पूछा गया कि जो आपका गुप्त शासक के द्वारा जो चांदी के सिक्के जारी मतलब किए गए थे उसका क्या नाम था, उसको क्या बोलते थे, ठीक है। तो जो आपका गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के को क्या बोलते थे हम लोग, ऑप्शन ए बोलेगा रूपक, ऑप्शन बी आपका आपका क्या बोलते हैं कास्पिड, और ऑप्शन सी दिनार, और ऑप्शन डी आपका पंड। तो जो आपका गुप्त शासकों द्वारा जारी चंदे के शीशों को हम लोग रूपक मतलब रूपक बोलते थे, ठीक है। तो 13 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे और कि गुप्त शासकों द्वारा जारी सोने के सिक्कों को क्या बोलते, दिनार बोलते हैं। तो देखिए ऑप्शन में इसमें दिया हुआ है दिनार। तो इसमें देखिए इसको रूपक किसको बोलेंगे, चांदी को बोलेंगे, चांदी के सिक्के को, ठीक है। और जो रूपक जो सॉरी यहाँ पे जो दिनार किसका हो जाएगा यहाँ पे, तो जो सोने के सिक्के थे, सोने के सिक्के इसको बोलते थे रूपक। तो याद रखना रूपक कौन, चांदी सा हो जाएगा, और दिनार आपका हो जाएगा सोने जो सोने के सिक्के थे उसको दिनार बोलते थे, ठीक है। चांदी के सिक्के को शको के विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया, परंतु साम्राज्य में आपका मतलब पूरे साम्राज्य में जो आपका जो स्कंद गुप्त के समय में जारी हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा मतलब रूपक हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका कि बोला है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी सेना का प्रबंधन मंगोलों के अनुसरण करते हुए दशमलव प्रणाली से करने का प्रयास किया, ठीक है। तो दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी सेना का प्रबंधन मंगोलों का अनुसरण करते हुए दशमलव प्रणाली से करने का प्रयास किया, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ इसमें आपका, तो फ्रेंड इसमें जो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना का प्रबंधन मंगोलों का अनुसरण करते हुए दशमलव प्रणाली से करने का प्रयास किया, ठीक है। तो आपका राइट आंसर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इससे और क्वेश्चन यहाँ से फैक्ट कौन बन रहे थे यहाँ पे कि जो अलाउद्दीन ने सेना को नगद, ठीक है, वेतन देने का अस्थायी सेना की नींव रखी, ठीक है। जो आपके सेना थे उन लोगों को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना रखने की नींव रखी थी। तो कौन से रखे थे यहाँ पे, तो अलाउद्दीन खिलजी रखे थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने एवं सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की, ठीक है। तो घोड़ा दागने और आपका
इसकी हुलिया लिखने की शुरुआत किसने की? तो आपके अलाउद्दीन खिलजी ने की थी घोड़ा दागने की। इससे क्वेश्चन पूछा गया, घोड़ा दागने की प्रथा किसने शुरू की? तो आपका अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे, ठीक है। उसके बाद देवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी ने ही चलाया था। जो देवी अधिकार के सिद्धांत किसने चलाया था? तो आपके अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। तो याद रखना इसमें आपका कि पूछेगा कि यहाँ पे सिकंदर ए सानी, ठीक है। सिकंदर आपका ए कौन सा हो जाएगा? सानी, ठीक है। कि जो उपाधि किसने धारण की? तो आपका अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी, ठीक है। अलाउद्दीन ने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को मतलब दृढ़ता से लागू किया, ठीक है। तो पूछता है इसमें आपका कि मूल्य नियंत्रण, ठीक है, जो आपका होता है यहाँ पे मूल्य नियंत्रण की प्रणाली, ठीक है। मूल्य नियंत्रण की प्रणाली को दृढ़ता से लागू करने वाले कौन सा शासक थे? तो अलाउद्दीन खिलजी थे, ठीक है। उसके बाद पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? तो याद रखना आपका अली तथा गुरसाप्पा, ठीक है। अली, ठीक है, अली तथा गुरसाप्पा, अली और आपका गुड़ संपा, ठीक है, गुड़सापा नाम था इनका, ठीक है। अली तथा गुड़सापा इसके अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम था। तो इतने सारे क्वेश्चन बन रहे थे यहाँ पे, सो आपका बिल विद राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है? ठीक है, तो शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है इसमें आपका? तो शून्य आधारित बजट का अर्थ होता है आपका क्या होगा इसमें आपका? तो बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। ओके, सो आपका डी विल 15 का डी विल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस और क्वेश्चन पूछता है कि जो शून्य आधारित बजट मतलब कौन से देश की देन थी? ठीक है, सर्वप्रथम मतलब किस देश में इसको अपनाया गया? तो याद रखें आपका अमेरिका में अपनाया गया था आपका शून्य आधारित बजट, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे। और शून्यकाल क्या होता है? शून्यकाल भारत की देन है, ठीक है। तो शून्य आधारित बजट पूछे तो आपका अमेरिका की देन हो जाएगा। और शून्यकाल किसकी देन है? तो याद रखना इसमें आपका भारत में सर्वप्रथम स्टार्ट हुआ शून्यकाल, ठीक है, जो आपका पॉलिटिक्स में होता है यहाँ पे, जो सभा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो शून्यकाल होता है इसमें आपका। उसके दौर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड इसमें कि चलिए इसे और पूछता है आपकी आपका पंगुल सूत्र की व्यवस्था केवल अमेरिका में है, ठीक है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं हम लोग कौन सा। तो आपका 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका कि जो मुद्रास्फीति, ठीक है, या इन्फ्लेशन का सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ता है तो किसको मतलब किस पे बुरा प्रभाव पड़ता है यहाँ पे? तो ऑप्शन ए बोला कि निश्चित आय के व्यक्ति पर, उद्योगपति पर, आपका मजदूर पर और आपका व्यापारी पर, ठीक है। तो जो आपका इन्फ्लेशन होता है इसके कारण जो सर्वाधिक बुरा प्रभाव आपका होता है किस पे? तो आपका जो क्या होगा यहाँ पे देखिए निश्चित आय के व्यक्ति पर, ठीक है। तो आपका 16 का जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे? आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन हो जाएगा तो निश्चित आय के व्यक्ति पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। और इससे क्वेश्चन और पूछता है यहाँ पे क्या होता है कि मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य घट जाता है तथा महंगाई बढ़ जाती है, ठीक है। और पूछता है कि जो मुद्रास्फीति में मतलब किसको फायदा होता है? एक होता है ऋणी होता है और मतलब एक लेनदार और एक आपका देनदार होता है, ठीक है। तो मुद्रास्फीति में इन्फ्लेशन में आपका जो देनदार होता है उसको क्या होता है? लॉस होता है, ठीक है। और लेनदार को क्या होता है? फायदा होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछता है जिसे ऋणी बोलते हैं और ऋणदाता बोलते हैं, ठीक है। तो ऋणी को क्या बोलते हैं इसमें आपका? ए मतलब हानि होती है, ठीक है। जो मतलब और जो मतलब जो ऋण लेता है, ठीक है, उससे फायदा होता है यहाँ पे। तो फ्रेंड इसमें इसका राइट आंसर का 16 का ए विल बी द राइट आंसर। ओके, उसके बाद जो मुद्रास्फीति के की माप का समय क्या होता है? किस चीज को मापते हैं? तो कीमत सूचकांक के द्वारा इसकी जो मुद्रास्फीति का मापन की जाती है। ओके, उसके बाद क्या होता है? बेरोजगारी की दर तथा मुद्रास्फीति के दर के क्या होता है? मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है। पूछता है कि जो बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति क्या होता है? तो जो बेरोजगारी की दर तथा मुद्रास्फीति की दर क्या होते हैं? मत जो इसके रिलेशन बीच होगा क्या होगा? अपोजिट होगा जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आपका ए विल बी द राइट आंसर। 70 नंबर देखते हैं हम लोग। बेटा किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की, ठीक है। तो पूछता है आपने यहाँ भी इसको रोलिंग एक्ट जो पारित किया गया था कब यहाँ पे? जब आपका जो मतलब 5 ईयर जो प्लान थे यहाँ पे मतलब तो उसमें जो जनता सरकार थी उसमें इसको आपको अपनाया गया था रोलिंग प्लान, ठीक है। लेकिन जैसे ही जो मतलब कांग्रेस सरकार इसको हटा दिया गया था उसका मतलब ईयर कौन था यहाँ पे? तो उसमें आपको आपका जो मतलब जो 75 से लेकर आपका यहाँ पे जो आपका 1969 में जो आपका 1969 से 1974, ठीक है, 1974 में आया था यहाँ पे। उसके बाद 74 के बाद 78 जो 79 में और आपका 90 में आसपास यहाँ पे रूलिंग प्लान लाया गया था, लेकिन वो आप उसको हटा दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहे हैं किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की थी? तो कौन से किए थे यहाँ पे? तो फ्रेंड यहाँ पे याद रखना इसमें आपका कि जो ऑप्शन देखिए यहाँ पे बोला है कि ए के सेन, गुनार मिडल, एस चक्रवर्ती और आपका अर्थर लुइस ने, ठीक है।
तो जो आपका इसकी जो हिमायत की थी यहाँ पे, मतलब तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आपके हो जाएंगे यहाँ पे गुनार मिडल है, ठीक है। सो आपका बिल विद द राइट आंसर। देश में रोलिंग प्लान की हिमायत किसने की, तो गुनार मिडल ने की थी, ओके। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, और पूछता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो पूछता है कभी कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी, तो पीसी आपका महालनोबिस के विकास मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। इससे बहुत सारे पूछ देता है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई, तो याद रखना 1950 में। और आपका प्रथम जो योजना आयोग थे कब, कौन सा सेशन था उसका, तो 1951 से लेकर 1956 तक, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें बहुत सारे हैं फ्रेंड, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका कि जो शिवाजी के 8 मंत्रियों की परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था, जिसका प्रधान होता था, ठीक है। जो शिवाजी के जो 8 मंत्री थे उसमें उस परिषद का अष्टप्रधान, ठीक है। इस तरह जो अकबर थे उनके भी 9 मंत्री थे, ठीक है। तो नवरत्न कहा जाता था। तो पूछ रहा है कि जब अष्टप्रधान कहा जाता था, जिसका प्रधान होता था, तो इसका प्रधान कौन होता था यहाँ पे, तो इसमें जो आपके ऑप्शन ए देखिए बोल रहा है कि आपका शौर्य नौबत, ठीक है। ऑप्शन बी बोल रहा है इसमें आपका क्या, तो ऑप्शन बी बोल रहा है कि आपका दबीर या सुमंत। ऑप्शन सी बोल रहा है कि आपका मजमुआदार या अमात्य। और ऑप्शन डी बोल रहा है आपका क्या, पेशवा, ठीक है। तो जो अष्ट प्रधान का प्रधान होता है क्या बोलते हैं इसको, पेशवा बोलते हैं, ठीक है। सो आपका 18 का ड्यूल विद राइट आंसर। और इससे पूछता है कि प्रथम पेशवा कौन थे, तो प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ है, ठीक है। पूछेगा प्रथम पेशवा कौन थे, तो याद रखना बालाजी आपका बालाजी पेशवा थे, ठीक है। सॉरी बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। विश्वनाथ थे आपके प्रथम पेशवा, ओके। उसके बाद पूछता है कि बाजीराव ने पेशवा के पद को क्या किया, वंशानुगत बनाया, ठीक है। कौन बनाया था आपका, तो बाजीराव ने पेशवा के पद को क्या वंशानुगत, ठीक है, मतलब उसके वंश के अनुसार बनाया उसको। बाजीराव के क्या बोलते, तो नाना साहब के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किसको, तो बालाजी आपको कौन थे, तो बालाजी बाजीराव, ठीक है। पूछता है यहाँ पे बाजीराव को क्या बोलते हैं हम लोग, तो नाना साहब, ठीक है। नाना साहब के नाम से जानते थे, इसका दूसरा नाम था नाना साहब, ओके। उसके बाद और पूछता है यहाँ पे कि पेशवा नाना फडणवीस को आपका क्या कहते, इसको बोलते हैं मैकियावेली कहा जाता है, ठीक है। पेशवा नाना फडणवीस को हम लोग मैकियावेली कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आपका पेशवा बोलते हैं, जो अष्ट प्रधान का प्रधान तो उसके पेशवा बोलते हैं, ओके। तो 18 का डी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोलते कि आपका कैपिटल मार्केट का अर्थ होता है, आपका कैपिटल मार्केट का अर्थ क्या होता है, तो ऑप्शन ए बोल रहा है आपका कौन सा, तब प्रतिभूति बाजार। ऑप्शन बी आपका म्यूचुअल फंड। ऑप्शन सी बोल रहा है आपका मुद्रा बाजार। और ऑप्शन डी बोल रहा है आपका उपयुक्त सभी, ठीक है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कैपिटल मार्केट का अर्थ होता है आपका प्रतिभूति बाजार, म्यूचुअल फंड, मुद्रा बाजार और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, मतलब ये सभी होते हैं, ठीक है। तो 19 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और पूछता है यहाँ पे कि जो आपके मतलब भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे सेबी बोलते हैं, का स्थापना कब, याद रखनी आपका जो सेबी थी इसकी स्थापना आपका 1988 में हुआ था, ठीक है। जो शेयर मार्केट को कंट्रोल करते हैं, तो इसका 19 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर देखते हैं हम लोग। तो बोला कि आप बोला कार्बोहाइड्रेट्स निम्नलिखित किस में नहीं पाया जाता, ठीक है। साइंस का क्वेश्चन है। तो कार्बोहाइड्रेट इसमें किस में नहीं पाया जाता फ्रेंड आपका, तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि पनीर में, ठीक है। उसके बाद आपका देखिएगा ऑप्शन बी बोल रहा है आपका किसमें, तो पालक में। ऑप्शन सी मछली में। और ऑप्शन डी मक्खन में। तो कार्बोहाइड्रेट आपका पनीर में पाया जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पे, लेकिन पालक में आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। सो आपका 20 का बिल विद राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस और क्वेश्चन पूछता है मछली के लीवर में कौन से विटामिन पाई जाती है, जो मछली के लीवर के तेल में आपका विटामिन डी पाई जाती है, ठीक है। इससे और पूछता है कि मछली और मांस खाने से क्या होता है, तो ज्यादा प्रोटीन प्राप्त होता है, ठीक है। और पूछता है कि जो विटामिन सी किस में पाई जाती है, तो आंवला में पाई जाती है, अच्छा, मतलब इसका मुख्य स्रोत है, ठीक है। तो जो भी पूछे इससे बता सकता है आपका, सो बिल विद द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 महाशक्तियां जिसे निषेधाधिकार, जिसे वीटो का उपयोग किस में करती हैं, तो ऑप्शन ए बोल रहा है आपका किसमें, सुरक्षा परिषद में, आपका न्यासित परिषद में, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में और आपका महासभा में, ठीक है। तो किसमें करती है फ्रेंड आपका, तो फ्रेंड ये जो आपका महाशक्तियों का जो वीटो का मतलब प्रयोग आपका ये करती है किसमें, सुरक्षा परिषद में, ठीक है। सो आपका 20 का आपका ए द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तैयार रखना आपका 24 अक्टूबर कब हुआ था, इसमें आपका 1945 को हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं हम लोग 24 अक्टूबर को। इससे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे कि अस्थायी सदस्य कौन से हो जाएंगे यहाँ पे, तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, रूस हो जाएगा, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन हो जाएगा, ये 5 हैं, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे और जो पूछता है कि जो सुरक्षा परिषद क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या कुंजी है, सुरक्षा मतलब परिषद, ओके। और इसके 6 अंग है यहाँ पे।
तो फ्रेंड इस तरह से सारे क्वेश्चन बन रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोला कि डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, तो डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ होता है आपका, तो इसका अर्थ होता है आपका वाणिज्यिक उपयोग के लिए आपका जानकारी तैयार करना, ठीक है। तो आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इसे बहुत सारे क्वेश्चन, विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन था आपका, तो यूनिवेक, याद रखना इसमें आपका कौन से पूछता है यहाँ पे, तो यूनिवेक हो जाएगा, ठीक है। यूनिवेक ये आपका कौन था यहाँ पे, तो विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर यूनिवेक था। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड इसमें आपका कि बोल रहा है कि स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि किसने उपलब्ध कराए थे, तो स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए जो भूमि किसने प्रदान किए थे यहाँ पे, दो ऑप्शन है बोला कि जहांगीर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह और ऑप्शन डी आपका शाहजहां। तो किसने किए थे फ्रेंड आपका यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अकबर हो जाएगा, ठीक है। तो 23 का आपका बिल विद राइट आंसर, अकबर ने जमीन प्रोवाइड किए थे, ठीक है। मतलब और स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने, तो याद रखना इसमें आपका जो मतलब जो क्या मतलब यहाँ पे जो इसके कौन से मतलब बनाए थे यहाँ पे, तो याद रखना इसमें आपका गुरु रामदास ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। अमृतसर में इसके जो अमृत स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु रामदास ने की थी। ओके और यहाँ से और क्वेश्चन पूछता है कि स्वर्ण मंदिर के निर्माण में पांचवें गुरु को कौन थे यहाँ पे, तो याद रखना अर्जुन देव थे, ठीक है, जिनकी हत्या जहांगीर के मतलब द्वारा इनको करा दी गई थी। ओके तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें आपका बोला कि केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है फ्रेंड ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है आपका, तो केंद्रीय मंत्री आपका लोकसभा, ठीक है। तो याद रखिए इसमें देखिए आपका बोर्डा का ऑप्शन ए केवल लोकसभा, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा, ठीक है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मतलब बी हो जाएगा, ठीक है। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे मतलब आपका सॉरी यहाँ पे ए हो जाएगा मतलब लोकसभा, राज्यसभा में नहीं हो जाएगा, तो 24 का आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोल रहा है कि खेल खोखा में कितने फ्रांस क्रॉस लेंस होते हैं, ठीक है। जो आपका यहाँ पे खोखा मतलब खो खो खेल होता है इसमें आपको कितने क्रॉस लेंस होते हैं, ठीक है। तो याद रखिए इसमें आपका 8 क्रॉस लेंस होते हैं, ठीक है। और पूछता है खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं फ्रेंड आपका, तो 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें 9 के मतलब प्लेयर्स होते हैं और इसमें पूछेगा कितने क्रॉस लेंस होते हैं, तो 8 हो जाएगा। ओके उसके बाद और यह पूछता है कि वाटर पोलो में कितने होते हैं, 7 होते हैं यहाँ पे, जिम्नास्टिक में कितने होते हैं, तो 8 खिलाड़ी होते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो 26 बोल रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का सैटेलाइट एंड टेक्निक एंड रेंजिंग स्टेशन कहाँ स्थित है, ठीक है। तो आप तो जानते हैं कि जो भारतीय अंतरिक्ष संस्थान का इसरो जिसे बोलते हैं तो आपका बेंगलोर में है, लेकिन इसमें इसका बोल रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का सैटेलाइट एंड टेकिंग, ठीक है, एंड रेंजिंग स्टेशन कहाँ स्थित है, ये पूछ रहा है फ्रेंड इसमें आपका। तो ऑप्शन ए बोल रहा है आपका थुम्बा, ठीक है। ऑप्शन बी बोल रहा है इसमें आपका कौन सा, तो आपका श्री हरिकोटा, ठीक है। और ऑप्शन डी बोल रहा है इसमें आपका हासन और ऑप्शन डी बोल रहा है इसमें आपका कवालूर, ठीक है। तो कौन किस में हो जाएगा आपका, कवालूर में आपका कौन सा, तो भारतीय अंतरिक्ष संस्थान का सैटेलाइट एंड टेकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन कहाँ स्थित है आपका, कवालूर में है, ठीक है। तो 26 का आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, आपका हो जाएगा डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। और पूछता है यहाँ पे कि जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे, तो याद रखना आपका तिरुवनंतपुरम हो जाएगा, ठीक है। इसरो उपग्रह केंद्र कहाँ आईजे कहाँ है, तो बेंगलोर में है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र सेक कहाँ है आपका, तो अहमदाबाद में है। आपका स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी केंद्र कहाँ है आपका, थुम्बा में है। और आपका सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन कहाँ पे आपका, अहमदाबाद है, ठीक है। तो जो पूछे आपका बता सकते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। यहाँ पे याद रखना इसके 29 मतलब 1929 में, ठीक है। और इसका देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि इसका अधिवेशन 29 वाला कहाँ, 1929 वाला आपका लाहौर में किया गया था। तो इसके अधिवेशन आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। तो 27 का कौन सा हो जाए आपका, बी विल बी द राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया बार बार। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग पारित हुई थी, ठीक है। पूछता है कि किस अधिवेशन में आपका पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी, तो आपका जो लाहौर अधिवेशन जो 1929 में होता है जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहता है, ठीक है। तो इतने सारे इससे क्वेश्चन बन रहे थे यहाँ पे। और पूछता है इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि जो गांधी जी मतलब जो गांधी जी कांग्रेस का अधिवेशन कब किए थे यहाँ पे, तो गांधी जी सिर्फ एक बार 1924 में जो बेलगाम का अधिवेशन हुआ उसमें इसकी अध्यक्षता किए थे, ठीक है। तो जो पूछे बता सकते हो आपका बिल विद राइट आंसर। चलिए हम लोग 28 नंबर देखते हैं। तो 28 बोर्ड है फ्रेंड इसमें आपका क्या, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ है स्थित है, ठीक है। तो आप जानते हैं इसके 4 पॉइंट है, एक दक्षिणतम बिंदु एक, ठीक है, एक मतलब नॉर्थ पॉइंट, एक आपका ईस्ट पॉइंट नॉर्थ सॉरी यहाँ पे साउथ ईस्ट वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका साउथ मतलब दक्षिणतम बिंदु पूछ रहा है, इंदिरा पॉइंट कहाँ इसका नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो आपका इंदिरा पॉइंट जो कहाँ पे स्थित है आपका, तो जो मतलब एक होता है बड़ा निकोबार में स्थित है, ठीक है।
और आपका कहाँ पे उससे इसका इंदिरा पॉइंट होगा, और आपका एक बोलते हैं इंदिरा कॉल, ठीक है। तो इंदिरा कॉल आपका किधर है, आपका नॉर्थ में, ठीक है। जो आपका जो नॉर्थ पॉइंट है, ठीक है, मतलब दो उच्चतम बिंदु बोल सकते हैं यहाँ पे, उसके उसको बोलते हैं इंदिरा कॉल बोलते हैं, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट आपका हो जाएगा किस में, तो बड़ा निकोबार में, ठीक है। तो आपका 28 का आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोल रहा है, इसमें आपका ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है। तो ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी, तो 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, प्रधान देशांतर पर और आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर, ठीक है। तो ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी कहाँ पर हो जाएगी, आपका जो प्रधान देशांतर रेखा पर हो जाएगी, ठीक है। क्यों हो जाएगी यहाँ पे कि क्या होता है, प्रधान देशांतर 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच के टाइम माना जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका, देखिए ऑप्शन आपका ए, बी और सी। तो ऑप्शन आपका कौन, तो प्रधान देशांतर किसमें, आपका ऑप्शन सी में दिया हो, ठीक है। तो 29 का आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ में न्यूनतम कितने न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय की जो संवैधानिक पीठ होता है, तो उसमें न्यूनतम कितने कितने आपके हो जाएंगे यहाँ पे, इसमें न्यायाधीश हो जाएंगे फ्रेंड इसमें। तो आपके हो जाएंगे यहाँ पे, ऑप्शन ए बोल रहा है कि 5, ठीक है। ऑप्शन बी बोल रहा है इसमें आपका कौन से 7, और ऑप्शन सी में आपका सॉरी आपका सी में 3 और ऑप्शन डी में 9, ठीक है। तो फ्रेंड इसमें हो जाएंगे आपके मतलब 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो 30 का आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ में आपका न्यूनतम 5 न्यायाधीश होते हैं। ओके, उसके बाद पूछता है कभी कि उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी जो प्रावधान है आपका संविधान में अनुच्छेद आपका 124 में दिया गया, याद रखना 124 में आपका जो उच्चतम आपका जो मतलब उच्च न्यायालय का, ठीक है, आपका जो इसके संबंध जो प्रावधान आपका अनुच्छेद 124 में दिया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका कि व्यक्तियों को कर राहत, व्यक्तियों को आपका इसे और क्वेश्चन पूछना है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसमें कितने न्यायाधीश का है, ठीक है। तो आपका अगर पूछे सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें आपका हो जाएगा आपका कितने, उसमें आपके टोटल मतलब पहले तो 33 + 1 मतलब 34 यहाँ पे, ठीक है। तो व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टि से निम्न में से कौन सा अन्य 3 से भिन्न है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टि से आपका जो सार्वजनिक भविष्य निधि के सार्वजनिक भविष्य निधि क्या होता है, तीनों से भिन्न होता है, ठीक है। एक राष्ट्रीय बचत पत्र, सार्वजनिक भविष्य निधि और इंदिरा विकास पत्र और राष्ट्रीय बचत आयोजना। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी विद राइट आंसर हो जाएगा, सार्वजनिक निधि सार्वजनिक भविष्य निधि क्या हो जाएगा आपका, अच्छा हो जाएगा, जो इन तीनों से डिफरेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 32 यहाँ पे। तो बोल रहा है कि पार्सेक किसकी इकाई है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो पार्सेक दिया, ऑप्शन ए दूरी, ऑप्शन बी समय, ऑप्शन सी प्रकाशित तीव्रता, ऑप्शन आपका डी चुंबकीय। तो पार्सेक जो होता है फ्रेंड आपका किसकी दूरी है, मतलब किसकी मापने के लिए यूज करते हैं, जिसको दूरी मापने के लिए, ठीक है। सो आपका ए विल बी द राइट आंसर। और पूछता है एक पार्सेक कितना बराबर होता है यहाँ पे, तो याद रखना आपका हो जाएगा एक पार्सेक हो जाएगा आपका, एक पार्सेक आपका हो जाएगा 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है। और एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, तो ये आपका होता है एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू आपका 10 टू द पावर आपका कितना हो जाएगा 15 मीटर हो जाएगा, और किलोमीटर में दिया जाएगा तो आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो जो पूछा बता सकते हैं। तो फ्रेंड आपका राइट आंसर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए 33 नंबर देखते हैं हम लोग। तो बोल रहा है कि लार की प्रकृति क्या होती है, जो लार होती है मुंह में से, ठीक है, तो उसकी प्रकृति क्या होती है, मतलब आपका ए बोल रहा है निष्प्रभावी, ऑप्शन बी अम्लीय, ऑप्शन सी क्षारीय और ऑप्शन डी बोल रहा है उभयधर्मी, ठीक है। तो लार होगी फ्रेंड उसकी जो मतलब प्रकृति आपकी अम्लीय होती है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर कौन सा आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और इसकी जो आपकी पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 6.8 हो जाती है। वहीं ब्लड का पूछे तो 7.4 हो जाएगा आपका, ठीक है, पीएच वैल्यू। और आपका बेसिक मतलब स्लाइटली बेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मतलब लार की प्रकृति क्या हो जाएगी, तो अम्लीय हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका 35, इससे बहुत सारे क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड इसमें आपका कि आपका ऋग्वेदिक काल में जो ब्राह्मणों के प्रमुख देवता थे, तो जो ऋग्वेदिक काल में जो ब्राह्मण के प्रमुख देवता थे कौन थे यहाँ पे, तो इनके जो प्रमुख देवता थे आपका इंद्र थे, ठीक है। सो आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और पूछता है यहाँ पे कि सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा होता है आपका, तो मत्स्य पुराण होता है, ठीक है। सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा हो जाएगा आपका, तो मत्स्य मतलब पुराण हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका कि 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन, ठीक है, एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी आपका, तो 1924 में, ठीक है। तो 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन की स्थापना आपके सच्चिदानंद सन्याल ने की थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
और 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह। तो याद रखना इसमें आपका 1928 वाला पूछे तो आपका कौन सा हो जाएगा इसमें, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का आपका भगत सिंह हो जाएगा। ठीक है, भगत सिंह हो जाएगा यहाँ पे, जो पूछे तो बता सकते हैं। ठीक है, उसके एम एन राय ने 1929 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। और आपका लंदन में 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने आपका इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, इसमें बहुत सारे यहाँ पे, लेकिन मेन पूछता आपका जो फॉरवर्ड ब्लॉक हुआ, जो फॉरवर्ड ब्लॉक 1900 आपका जो फॉरवर्ड ब्लॉक कब हुआ था यहाँ पे, जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में। ठीक है, 1939 में जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, किसने की, तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट वाला है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। भारतीय संविधान सभा की जो प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो प्रारूप सदस्यों की संख्या कितनी थी यहाँ पे, जो प्रारूप समिति थी उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 7 थी। ठीक है, और याद रखना इसकी अध्यक्षता, मतलब जो प्रारूप समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे थे यहाँ पे, तो भीमराव अंबेडकर साहब ने कर रहे थे। ठीक है, और पूछता है संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी थे। और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। इतने सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल 37 के आपका ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। तो जो ग्राम पंचायत चुनाव होता है, ठीक है, तो इसका जो निर्णय कौन लेता है यहाँ पे, तो ऑप्शन है जिलाधिकारी, राज्य चुनाव आयोग द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो ये तो जिलाधिकारी तो होगा नहीं, केंद्रीय सरकार, इन दोनों में कंफ्यूजन है, राज्य चुनाव आयोग और राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो ग्राम पंचायत चुनाव करने का निर्णय आपका राज्य चुनाव आयोग हो जाएगा। ठीक है, ना कि राज्य सरकार, यहाँ पे चुनाव आयोग के द्वारा होता है। सो आपका बिल विद राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूछता है यहाँ पे और कि जो पंचायती राज्य दिवस कब मनाते हैं यहाँ पे, तो याद रखना इसमें आपका, इसको जो हम मनाते हैं तो 25 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, उसके बाद पूछता है कि पंचायती राज का आरंभ आपका 2 अक्टूबर 1959 में हुआ था। और इसका जो संविधान पूछता है, जो 73वां संविधान हुआ, संशोधन हुआ था 1929 में, पंचायती राज के संबंधी इसमें दिया गया। ठीक है, ठीक है, इसका जोड़ा गया था यहाँ पे 73वां संविधान में। ठीक है, नगर चुनाव तो आपका 74 में हो जाएगा यहाँ पे। तो और ये पूछता है कि जो बलवंत राय मेहता समिति ने क्या पंचायती राज से संबंधित आपके दिए थे। ठीक है, 3 स्तरीय जो पंचायती जो सुझाव थे इसमें दिए थे आपका बलवंत राय मेहता समिति ने। तो इससे सारे इतने सारे क्वेश्चन बन रहे थे। तो इसका हो जाएगा राज्य चुनाव आयोग द्वारा क्या होता है, ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोल रहा है कि आपका फोर्ब्स किस ग्रह का, मतलब आपका फोर्ब्स, ठीक है, फोर्ब्स मतलब फोर्ब्स किस ग्रह का उपग्रह है, तो ऑप्शन है मंगल का, आपका यूरेनस, बृहस्पति और आपका शनि का। ठीक है, तो एक डिमोस एक फोर्ब्स होता है। तो फ्रेंड एक किसका हो जाएगा यहाँ पे, तो ये मंगल के मतलब उपग्रह है। ठीक है, इसके 2 उपग्रह होते हैं, एक होता है डिमोस, एक होता है फोर्ब्स, या फोर्ब्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फोर्ब्स नहीं, यहाँ पे फोर्ब्स होता है। ठीक है, फोर्ब्स होता है यहाँ पे, बोस होता है। ठीक है, फोबोस और डिमोस ये क्या होता है, ये मंगल के 2 उपग्रह हैं। ठीक है, और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो आपका याद रखना चंद्रमा है। ठीक है, बुध और शुक्र को क्या होता है, बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है, पूछता है। और सबसे ज्यादा किसका है यहाँ पे, तो बृहस्पति का सर्वाधिक उपग्रह है। और शनि का कितना, 64 है यहाँ पे। और बृहस्पति की जो गिनीमेड होती है उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, और किसका गिनीमेड आपका, तो बृहस्पति का है। ऑप्शन है बोला कि उड़ी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो उड़ी से ही पता चल जाएगा फ्रेंड, आपका जो उड़ी हमला हुआ था फ्रेंड, हम नाम सुने हैं, जम्मू कश्मीर से हो जाएगा। तो 39 का क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, उड़ी आपका जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद यहाँ पे पूछता है कि आपका कोयना, ठीक है, कोयना यहाँ पे नाम सुने होंगे, यहाँ पे कोयना जो आपका कौन सा है, परियोजना किधर है, तो आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, कोयना नदी पे है। उसका म्यूराक्षी पूछता है तो आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, उसके बाद तावा कौन सा, मध्य प्रदेश में। पूरा आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में। उकाई जो आपके गुजरात में होती है। ठीक है, उकाई आपकी गुजरात में। ठीक है, उसके बाद आपका बरगी मध्य प्रदेश में, और इडुक्की परियोजना। ठीक है, इडुक्की जो आपके नदी वहां पे है, जो केरल में। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन बन रहे थे, जो पूछे बता सकते हैं। उसके बाद बोल रहे इसमें आपका कि भारत की देशी रियासतों के विलयन में जिन 2 व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो कौन थे। ठीक है, जो भारत के देशी रियासतों के विलयन में जिन 2 व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो कौन थे यहाँ पे, तो कौन सा हो जाएंगे फ्रेंड आपका यहाँ पे, ए सरदार पटेल एवं बीबी मेनन हो जाएंगे। ठीक है, तो सरदार पटेल तथा बीबी मेनन हो जाएंगे। ठीक है, सो आपका 40 का बी विद राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का क्या बोलते हैं, बिस्मार्क तथा लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, और वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बरदौली की महिलाओं ने दी थी। ठीक है, तो इस तरह से जो क्वेश्चन बन सकते बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड,
चलिए 41 नंबर देखते हैं हम लोग। इसमें बोला कि राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1947 में गठित प्रथम आयोग का अध्यक्ष किसने की थे, ठीक है। तो फ्रेंड इसमें कौन की हो जाएगा इसमें आपका, तो ऑप्शन है वो जस्टिस आपका वांचू, जस्टिस एस.सी. महाजन, जस्टिस एस.के. धर और उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका आयोग का अध्यक्ष जो किए थे एस.के. धर किए थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पूछता है कि फ्रेंड यहाँ पे जो राज्यों का आधार पर गठित पुनः मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन थे आपके, फजल अली, इनकी अध्यक्षता में की गई थी, ठीक है। याद रखना फजल अली के अध्यक्षता में पूछता है, ठीक है। उसके इसके सदस्य, इसका अन्य सदस्य कौन थे यहाँ पे, तो पंडित आपका हृदयनाथ कुंजूर और आपका सरदार के.एम. परिकर थे, ठीक है। पूछता है यहाँ पे किनकी अध्यक्षता में हुआ थे, कौन से समिति थे, यहाँ पे फजल अली समिति पूछता है, ठीक है। और राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में पास हुआ, कब पास हुआ था, 1956 में पास हुआ था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कि मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में पास हुआ। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। जब आपका मतलब जो संविधान बना उस टाइम कितने थे यहाँ पे, तो टोटल 14 राज्य थे और आपका 6 केंद्र शासित प्रदेश थे 1956 में, उसके आधार पर, ठीक है। 2 अप्रैल 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य पूछता है कि जो मतलब सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना, ठीक है। तो 22वां राज्य बना कब, तो 1975 को बना, ठीक है। याद रखना इसे, जो पूछते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है, जो पूछता है उसको बार बार उसी में इसको इंक्लूड किया गया, ठीक है। उसकी उसको पूछने की चांस रहती है। चलिए 42 नंबर देखते हैं यहाँ पे। तो बोर्ड है इसमें आपका, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी है, ठीक है। तो कौन से इसमें आपके मौलिक अधिकार है, तो देखिए ऑप्शन ए बोला कि समानता का अधिकार, ठीक है। ऑप्शन बी बोला कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक संरक्षण का अधिकार। तो इसी को संवैधानिक संरक्षण के अधिकार को बोले हैं क्या कि संविधान का क्या है आपका, हृदय तथा आत्मा का है, ठीक है। तो 42 का आपका सी विल राइट आंसर। और इसमें कौन सा जो आपका अनुच्छेद में दिया हुआ है, याद रखें आपका जो 32 अनुच्छेद है इसी में दिया गया है, ठीक है। संवैधानिक संरक्षण का अधिकार दिया गया, ठीक है। तो पूछता अनुच्छेद 14 क्या है, तो अनुच्छेद 14 आपका विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार है। 15, 16, 17, 18, 19 ये सब दिया हुआ, ठीक है। और ऐसे करेंगे तो वीडियो आपका 2 घंटे से ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन बहुत सारे हो जाएंगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं। जैसे हम मतलब पॉलिटिक्स में आएंगे, राजनीतिक विज्ञान में आएंगे, तो उसमें डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी विल बी द राइट आंसर। 42 नंबर देखते हैं हम लोग। तो बोले राष्ट्रपति द्वारा अवकाश प्राप्त करने की आयु क्या होती है, ठीक है। मतलब जो राष्ट्रपति द्वारा अवकाश मतलब रिटायरमेंट बोल सकते हैं आप, प्राप्त करने की आयु क्या होती है, तो इसका कोई निश्चित सीमा निर्धारित नहीं किया गया, ठीक है। तो अवकाश प्राप्त करने की आयु की कोई सीमा नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके जो न्यूनतम आयु है उसमें प्रावधान है कितना, तो आपका 35 ईयर, ठीक है। 35 साल के मतलब हो जाने के बाद ही आपके 35 साल से 35 से ऊपर आप राष्ट्रपति के उम्मीदवार लायक मतलब चुने जाएंगे, ठीक है। 43 का आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मतलब अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति में क्या करते हैं, महाभियोग लगाया जा सकता है, ठीक है, अनुच्छेद 61 में, ओके। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से विधायकों पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने कि क्या हो जाएगा फ्रेंड इसमें आपका, करने पड़ते हैं और उन्हें पुनः विचार के लिए वापस नहीं भेजा जा सकता है। तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड आपका इसमें, तो फ्रेंड ए आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए बोल रहा है कि धन विधेयक, ठीक है। ऑप्शन सी आपका बोल रहा है कौन सा, तो यहाँ पे साधारण विधेयक, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है आपका बोल रहा है कि ऑप्शन बी संविधान में संशोधन संबंधित विधेयक, और ऑप्शन डी बोल रहा है आपका कौन सा, संसद के दोनों सदनों का आधारित, ठीक है। तो आपका जो धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय क्या होता है आपका, अंतिम होता है, ठीक है। तो 44 का आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 45 नंबर देखते हैं हम लोग। तो 45 नंबर आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था की अध्यक्षता एक ऐसा व्यक्ति करता है जो संसद का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। तो आप जानते हैं कौन से होते हैं इसमें आपका राज्यसभा का, ठीक है। तो 45 का क्या हो जाएगा, राज्यसभा का सभापति राष्ट्रपति होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, राज्य विधानसभा राज्यसभा। तो ऑप्शन ए 45 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड और इसका जो मतलब जो वेतन मिलता है इनके जो राज्यसभा के अध्यक्ष के काम करते हैं तभी इनको मिलता है, ठीक है। और इस तरह नहीं मिलेगा इनको, मतलब ऐसे नहीं मिलता है इनको, जब राज्यसभा का अध्यक्षता करते हैं उसके अध्यक्ष होते हैं उसी के उपलक्ष्य में इनको जो वेतन मिलता है, ठीक है। तो फ्रेंड आपका 45 का ए विल बी द राइट आंसर, ओके। चलिए देखिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। इसमें क्या बोल रहा है, किस ऋग्वेद संहिता या मंडल में पहली बार आपका शुद्ध को आपका परिचित कराया गया है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें आपका, तो ऑप्शन ए बोल रहा है आपका कौन सा, तो आपका पहली बोल रहा है कि पहली 5वीं और 10वीं और 15वीं। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा है आपका 10वीं मंडल में, ठीक है। तो आपका इसमें
किसी किसी ऋग्वेद साहित्य या मंडल में पहली बार क्षुद्र को आपका परिचित कराया गया तो 10वीं मंडल में, ठीक है। तो 47 है आपका आपका सी विल बी द राइट आंसर। ओके, तो ऋग्वेद का जो पूछता है कि ऋग्वेद का 7वां मंडल को वरुण को समर्पित है, ठीक है। और ऋग्वेद के 9वां मंडल देवता सोम को, ठीक है। तो याद रखिए आपको सोम पूछे यहाँ पे, पूछता है कि वरुण को कौन से मंडल समर्पित है, ठीक है। तो वरुण को आपको 9वां मंडल, आपका 7वां मंडल, और सोम को आपको यहाँ पे याद रखना इसमें 10वां मंडल हो जाए, सॉरी 9वां मंडल, ठीक। कंफ्यूज नहीं, बार बार कंफ्यूज जाता है स्टूडेंट कि सोम को कौन से मंडल जो सोम देवता है, देवता सोम का आपका ऋग्वेद के 9वें मंडल समर्पित है या वर्णन करता है उसमें, ठीक है। और ऋग्वेद का 7वां मंडल आपका वरुण को समर्पित करता है। तो इन दोनों पर कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना इसमें आपका, तो इसका राइट आंसर है आपका सी विल बी द राइट आंसर। चलिए 48 देखते हैं हम लोग। पूरा घटिका घटिका क्या थे, ठीक है। घटिका क्या थे इसमें पूछ रहा है इसमें आपका फ्रेंड 48 नंबर यहाँ पे। तो आपका घटिका एक मतलब पल्लव के शासन में उस शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान की को घटका कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मतलब ये आपका उस शिक्षा के ब्राह्मण स्थान को घटका बोलते हैं। तो 48 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका, तो 48 का आपका सी विल बी द राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे। तो पल्लव के शासन काल में जो उस शिक्षा थे उसके ब्राह्मण स्थान को क्या बोलते हैं, घटिका कहा जाता है। ओके, चलिए हम लोग 49 नंबर देखते हैं हम लोग। तो 49 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन इसमें आपका कि भारत और पश्चिमी एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने की थी, ठीक है। भारत और पश्चिमी एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने की थी। तो आपका ऑप्शन ए बोल रहा है कौन सा आपका, स्ट्रोबो ने, आपका हीरोडोटस ने, और ऑप्शन सी आपका हिपालस ने, और आपका ऑप्शन डी प्लिनी ने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हिपालस ने की थी आपके कौन सा, तो भारत और पश्चिमी एशिया के मानसूनों मार्ग की खोज की थी, ठीक है। तो 49 का आपका सी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पूछता है कि भारत की खोज किसने की, तो याद रखना 1498 में आपके जो 1498 में किसने की थी, तो आपके मतलब पुर्तगाली निवासी वास्को डिगामा ने की थी, ठीक है। और ये पूछता है कि अमेरिका की खोज यहाँ पे तो 1492 में हुआ था, 1492 में आपका हुआ था, कोलंबस ने की थी, ठीक है। तो जो भी पूछा बता सकते हैं यहाँ पे। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपका 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे। तो फ्रेंड क्या बोल रहा है इसमें आपका 15 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बोल रहा है कि आपका कि सूर्य के संदर्भ में आपका बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे थोड़ा, सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की एक परिक्रमा में कितना समय लगता है, ठीक है। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की एक परिक्रमा के कितना समय लगेगा यहाँ पे। तो आपका ऑप्शन बोल रहा है कि एक सौर, एक नक्षत्र मास, एक आपका संयुक्त मास, और आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है 50 का। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की एक परिक्रमा में कितना समय लगता है पूछ रहा है। तो ये आपका लगता है एक संयुक्त मास लगता है, ठीक है। तो आपका 50 का सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड इस तरह से इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, ठीक है। आई होप डेट वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा फ्रेंड। इसके बाद और लाएंगे थोड़ा, और थोड़ा कोशिश करेंगे थोड़ा वीडियो और फास्ट बनाए यहाँ पे, और कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ इसको लाए, ठीक है। तो इसके साथ इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप इस चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको टोटली वनडे का एग्जाम जितने सारे आपके जीके क्वेश्चन, ठीक है, या कोई भी मतलब जो टॉपिक होता है उसको कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो चलिए आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।